तो पहला चैप्टर में आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, कितने सारे ऑब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ दे कि आवेश क्या है, तो आपको ज्यादा अगर याद नहीं है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आप लोग प्यारे बच्चे पढ़े भी है क्लास में, तो ये सब चीज याद भी होगा, बेसिक है तो। और आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक जो है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है। जी हाँ, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आवेश का सीजीएस मात्रक जो है स्टेट कूलम होता है। तो एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है? तो एक कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। या आपसे पूछ दे कि एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, तो 1/3 गुने 10 के पावर माइनस 9 कूलम आवेश होता है। और इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछती है वो ये कि जैसे हमने तापमान पढ़ा, तापमान में हम जानते हैं कि कोई भी तापमान -273.15 डिग्री से कम नहीं हो सकती। उसी टाइप से कोई भी वस्तु या कोई भी किसी भी वस्तु पर आवेश सबसे न्यूनतम कितना हो सकता है? तो किसी भी वस्तु पर आवेश न्यूनतम 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इससे न्यूनतम आवेश नहीं होता है। जितना कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उससे कम आवेश किसी भी वस्तु पे नहीं रह सकता है। तो कितना? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगला क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है कि किसी भी वस्तु में आवेशन की क्रिया किसके वजह से होता है? तो इसका आंसर होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण आप जानते हैं कि एक स्थान से आवेश दूसरे स्थान जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन आपसे आता है इसमें। उसके बाद किसी भी वस्तु पर आवेश कितने तरह से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो आवेश 3 तरह से उत्पन्न किए जा सकते हैं। कितने तरह से? तो 3 तरह से। और तीनों का नाम क्या क्या होता है? पहला का नाम होता है घर्षण विधि, घर्षण आवेशन विधि। और दूसरा विधि का नाम होता है चालन आवेशन विधि। और तीसरा का नाम होता है प्रेरण आवेशन विधि। अब हम आपको इसमें बताएंगे कि चालन, घर्षण और प्रेरण विधि क्या है। तो सबसे पहले घर्षण विधि को हम देखते हैं। देखिए, स्पर्शता का मतलब आप जानते हैं ना, एक स्पष्ट होता है जो साफ साफ दिखाई देता है, और एक होता है अस्पर्शता यानी छूना, सटा होना, संपर्क जिसको बोलते हैं। तो चालन विधि और घर्षण विधि ऐसे है जिसमें हम आवेश उत्पन्न करने के लिए दो पदार्थों को, दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाना जरूरी होता है। जब तक दो वस्तुओं को संपर्क में नहीं लाएंगे तब तक ऐसा संभव नहीं है। तो घर्षण विधि में दो अनावेशित पदार्थ को या चालक को एक साथ जब रगड़ा जाता है तो एक पर धन आवेश उत्पन्न होता है और एक पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और आप कहिएगा कि धन आवेश किस पर उत्पन्न होता है? तो जिस वस्तु से हम रगड़ते हैं उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, और जिस पे रगड़ा जाता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जी, तो जैसे हम कांच से रेशम की छड़ पे या कांच से रेशम पे रगड़ते हैं तो कांच पे धन आवेश और रेशम पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप याद कर। इस विधि को हम क्या कहते हैं? जी, इस विधि को हम कहते हैं घर्षण विधि। तो घर्षण विधि यही है कि जब दो वस्तु दोनों अनावेशित हो, जैसे हम पेन वाला तो आप एग्जाम्पल बचपन से खेलते आ रहे हैं, बाल को पेन में ऐसे ऐसे करते हैं तो पेन भी आवेशित हो जाता है, और वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को क्या करता है? उठा लेता है। तो जो बच्चा रहता है थोड़ा होशियार, वो कहता है हम तुम लोगों को जादू सिखाएंगे, लेकिन बाकी बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि ये एक फिजिक्स का नियम है। ठीक है। उसके बाद है चालन विधि। चालन विधि क्या है? चालन विधि में हम आपको बता रहे हैं कि चालन विधि में एक आवेशित वस्तु और दूसरा अनावेशित वस्तु को जब संपर्क में लाते हैं तो दोनों पे क्या है? एक ही समान के आवेश, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। और तीसरा होता है प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि में दो
वस्तुओं का संपर्क में रहना जरूरी नहीं है। इंपोर्टेंट, पहला पूछेगा घर्षण से, तो घर्षण में स्पर्शता संपर्क जरूरी है। चालन में भी संपर्कता जरूरी है, लेकिन प्रेरण में संपर्कता जरूरी नहीं है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आवेश का बड़ा मात्रक। आवेश का सीजियस मात्रक, सॉरी एसआई मात्रक कूलम, सीजियस मात्रक स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन हो गया। आवेश का आता है बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। और एक फैराडे में कितना कूलम होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। जी हाँ। उसके बाद कुछ अन्य मात्रक भी कूलम के होते हैं, जिसमें मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। जैसे ज्यादातर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है माइक्रो वाले। जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो दे देगा 4 माइक्रो कूलम, यानी माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶। और कूलम में पूछ रहा है तो कूलम लगा दीजिए। तो मिली का वैल्यू 10⁻⁻3, जो आपको 9th से याद है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। बस कूलम में पूछ रहा है तो कूलम लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको आता है इसमें पढ़ना कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, तो कूलम्ब का नियम क्या है और कूलम्ब के नियम का सदिशीय रूप पूछता है। तो नियम को छोड़िए, डायरेक्ट या बता ही देते हैं। दो आवेशों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये जो बल होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण जो होते हैं वो सिर्फ आकर्षण के होते हैं, लेकिन कूलम्ब का नियम जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं इनकी प्रकृति। और इसका व्यंजक क्या हो जाता है? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R² होता है। और इसका सदिशीय रूप बहुत पूछता है। कूलम्ब के नियम का सदिशीय रूप क्या होता है? तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 इंटू R/R3, यानी एकांक सदिश हम लगाते हैं तो R/R से भाग देना पड़ता है, R वेक्टर R/mod R से। तो हमारा क्या आ जाता है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 इंटू R/R3। ये हमारा कूलम्ब का नियम हो गया। और यहाँ से पूछता है क्या चीज कि 1/4πε0 का मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछ दे कि ई बराबर, आप पढ़े हैं कि ई बराबर होता है ई आर, यानी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन आर बराबर पूछता है आपसे, तो एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नोट हो जाता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता और होता है सापेक्ष विद्युतशीलता। तो ये यहाँ से भी क्या है, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछते हैं। पिछले साल भी कई साल पूछा गया। तो एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो 8.85 गुने 10⁻⁻12 न्यूटन, सॉरी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझ गए, या फैराडे पर मीटर भी आप कह सकते हैं। और 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आता है आवेश वितरण। आवेश वितरण जो है, इसके बाद आता है आवेश वितरण। तो आवेश वितरण दो प्रकार के होते हैं, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। जिसमें असमान रूप से आवेश का वितरण होता है उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं, और जिसमें समान रूप से आवेशों का वितरण होता है उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। और ये 3 प्रकार से होते हैं। और ये तीनों से हमको गॉस थ्योरम में, मतलब गॉस थ्योरम में यहाँ से व्यंजक निकालना आसान होता है। पहला को बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, दूसरा को पृष्ठ आवेश घनत्व और तीसरा को आयतन आवेश घनत्व। और यहाँ से तीनों का मात्रक पूछता है और बीमा पूछता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वो कूलम पर मीटर होता है। और रेखीय जिसमें आवेश का वितरण एक रेखीय, उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठ पे हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तो पृष्ठ आवेश वितरण का जो मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका बीमा निकाल दीजिएगा तो कूलम का AT और मीटर स्क्वायर का LH का ऊपर जाएगा तो L इनवर्स 2। तो AT L इनवर्स 2 या L इनवर्स 2 AT। और इसी तरह आवेश आयतन आवेश घनत्व, तो इसका मात्रक हो जाता है कूलम पर मीटर क्यू। कूलम पर मीटर क्यू हो जाता है। और यहाँ से क्या होता है, इसका बीमा हो जाता है AT L इनवर्स 3। उसके बाद आपको पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से क्या है सूचित किया जाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और इसका जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, क्यू बट्टा क्या होता है आर स्क्वायर। और इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम क्या करते हैं, आगे पूरा अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, मतलब क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये एक सदिश राशि भी हुआ और यहाँ से ये सब चीज पूछा जाता है। उसके बाद विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और भी आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो जिसकी बीच की दूरी क्या होती है 2L होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस आवेश से किस आवेश की ओर होती है, तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। और विद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो P, विद्युत द्विध्रुव को वेक्टर P से सूचित किया जाता है और वेक्टर P बराबर होता है 2QL, यानी 2L जो है उनके बीच की दूरी है और Q जो है उनका आवेश है, ठीक है। उसके बाद आता है एक बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण जो आता है तो बल आघूर्ण को टाउ से सूचित किया जाता है और बल आघूर्ण का सदिशीय रूप होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E साइन थीटा। ये क्वेश्चन भी बहुत हाईलाइटेड है, बल आघूर्ण भी पूछा जाता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E साइन थीटा। अब यहाँ से आप इसका मात्रक निकाल लीजिए, टाउ बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर P, P हो गया विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव का होता है कूलम पर मीटर, ऐसा मात्रक विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक कूलम पर मीटर और इनटू, और उसके बाद क्या होता है P क्रॉस E, और E जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी उसका होता है न्यूटन पर कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा बल आघूर्ण का। उसके बाद पूछता है अक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो आज ही हमारे चैनल MB18 फिजिक्स क्लासेज को